जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 17 दिसंबर को होने वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हम भारतीय संविधान के जो आज क्वेश्चन है इन्हें क्विक रिवीजन के रूप में देखेंगे, जिससे कि आपसे सामान्य प्रश्न गलत ना हो। आपसे जो संविधान से संबंधित सामान्य प्रश्न हैं और जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं लगातार, वो सामान्य प्रश्न आपके लिए एकदम सरल रहे, आपसे गलत ना हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम पूरी तरीके से डिटेल क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 55 अनुच्छेद क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। किस प्रक्रिया के द्वारा चयन होता? तो एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन सी? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस आधार पर? वरीयता क्रम के आधार पर। क्या इस आधार पर? वरीयता क्रम के आधार पर क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है? कौन सा? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस एडिशन में या किस आरोप में हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं? तो मात्र एक कारण है, क्या? संविधान का अतिक्रमण। क्या है? संविधान का अतिक्रमण। अर्थात जो संविधान के नियम कानून या जो भी नियम है, अगर उनका उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। अगर बात करें संसद के कौन से सदन में आएगा महाभियोग पहले प्रारंभ होगा, तो ये कोई से भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन ये महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी होगी, इसकी सूचना देनी होगी। अगला प्रश्न है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? कौन सा? अनुच्छेद 40। ये किसके तहत है? तो जो हमारे भाग 4, कौन सा? भाग 4 है हमारा, राज्य के क्या है? नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। इसके अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन का क्या होगा? राज्य को ग्रामों में ग्राम पंचायत गठन करने के लिए कार्य करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन करके क्या गठन किया गया। अगर पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 75 जो 75 है, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अगर बात करें प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन? जो प्रेसिडेंट है वो क्या दिलाता है? शपथ। किसे? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कौन बनेगा या किसे शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति। तो जो लोकसभा में, कहाँ पे? जो लोकसभा, जो कि कैसा सदन है? निम्न सदन है। जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा लोकसभा में, उस व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? कौन? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा मंत्रिमंडल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो भाग 3 है मूल अधिकार से संबंधित, इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भाग 3 का मूल अधिकार है, इनका के उल्लंघन होने पर हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कौन से? अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर अगर किसी भी रीट जारी करता है तो कितनी प्रकार की रीटें जारी कर सकता है? तो 5 रीट जारी करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कैसे कहा है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, इसे ही क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है?
तो जो महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी है, ये क्या है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 के तहत। अर्थात अगर भारत सरकार का कोई भी मामला कोर्ट में चल रहा है तो सरकार की तरफ से कौन पक्ष रखेगा, महान्यायवादी। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को क्या हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर को। अगर बात करें स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसका? संविधान सभा का। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? किससे? इंग्लैंड से ली गई है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है हमारे देश में। कैसी नागरिकता? एकल। अर्थात हमारे यहाँ क्या है, राज्य की और केंद्र की एक ही नागरिकता है। हमें मतलब हम क्या है, भारत के निवासी, बस हमें भारत ये नागरिकता प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यूएसए, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। वहाँ राज्य के लिए अलग नागरिकता और जो केंद्र है देश में रहने के लिए अलग नागरिकता है। इसलिए यहाँ पे यूएसए में कैसी दोहरी नागरिकता लागू है और भारत में एकल नागरिकता लागू है। अगर बात करें नागरिकता कौन से संविधान के किस भाग में, तो संविधान के भाग 2 में क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कहाँ पे? अनुच्छेद 5 से लगा के 11 तक क्या है, नागरिकता के प्रावधान है हमारे भाग 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। हम देखते हैं कि संयुक्त बैठक क्यों आयोजित की जाती है, तो अगर किसी विधेयक को लेकर, किसी साधारण विधेयक को लेकर अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस विधेयक पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति। किसके? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? फिर राज्यसभा का कौन करेगा? उपसभापति। कौन करेगा? उपसभापति। ठीक है, याद रखना, राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी? 250 सीटों की संख्या अधिकतम निर्धारित की गई है। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें? तो 11 सीटें। कितनी सीटें? 11 सीटें। लोकसभा की कितनी सीटें मध्य प्रदेश में? तो 29 सीटें हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटों का निर्धारण है? कितनी? 552 सीटों का अधिकतम निर्धारण है। कहाँ पे? लोकसभा में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे? जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल होगा उसके अधीन होंगे। कहाँ के? मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर है वो। कौन से एक्ट से ऐसा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे भारत में? तो 1773 के अधिनियम से ही क्या गवर्नर जनरल नियुक्त होने लगे। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन है प्रथम गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किन धर्म प्रचारों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली? तो जो ईसाई धर्मार्थी थे इनको भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हो गई, अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने की भारत में इनको अनुमति मिली। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले क्या थे? तो जो उस समय क्या थे, भारत के सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव। ये भारत सचिव कहाँ रहते थे? भारत में नहीं रहते थे। ये कहाँ पे रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे। और भारत की
लिए नीतियों का निर्माण करते थे। जो मिंटो थे उस समय क्या थे, ये गवर्नर थे, भारत के क्या थे, गवर्नर। इसे इसलिए क्या कहा जाता है, मार्लो मिंटो सुधार। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना नहीं ली हमने, क्या प्रस्तावना की भाषा है, किस देश से ली है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए, तो आयरलैंड से हमने क्या लिए है, नीति निर्देशक तत्व। कौन से भाग में वर्णन है, तो भाग 4 में इनका संविधान में वर्णन है, किनका, नीति निर्देशक तत्व का। कहाँ से, अनुच्छेद 36 से लगा के अनुच्छेद 51 तक इनका क्या है, वर्णन है, किसका, नीति निर्देशक तत्वों का। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है, तो अर्धसंघीय। कैसा है, अर्धसंघीय भारतीय संविधान। आपत्तिवाद है, अलग अलग सरकारें होती है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश में, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कितना, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, 47 सीटें, और अनुसूचित जाति के लिए कितने, 35 सीटें क्या है, आरक्षित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया, तो कहाँ से, अमेरिका अर्थात यूएसए के जो संविधान है यहाँ से हमने क्या लिए, मूल अधिकार। मूल अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में है, तो भाग 3 में। कौन से भाग में, भाग 3 में है। ठीक है, कहाँ से, 12 से लगाकर 35 तक क्या है, हमारे मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो कौन सा, अनुच्छेद 44 है, किससे, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। कहाँ वर्णन है ये, नीति निर्देशक तत्व में। कहाँ पे, नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत। अर्थात जो हमारे कैसे मामले होते हैं, जो हमारे आपराधिक मामले होते हैं, कैसे, जो आपराधिक मामले होते हैं इनमें हमें सभी को क्या है, सभी नागरिकों को समान दंड मिलता है, अर्थात समान रूप से लागू होता है। लेकिन जो हमारे सिविल मामले हैं, जो हमारे शादी ब्याह, तलाक और ज़मीन जायदाद या फिर हमारे उत्तराधिकार से संबंधित है, वो पूरे भारत में एक समान नहीं है। भारत के एकमात्र कौन से राज्य में जो हमारे ये नागरिक संहिता है सिविल, ये कहाँ पे लागू है, एक समान, ये कहाँ पे, गोवा में लागू है। कहाँ पे, गोवा में। अगला प्रश्न है, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका, अनुच्छेद 15 में वर्णन है। क्या वर्णन है, कि जो सरकार है, जो राज्य है, ये किसके, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, कितने, 5 आधार पर किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में शामिल मंतव्य अनुच्छेद 21A के समान है, तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है वो किसके, अनुच्छेद 21A के समान है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 से 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, तो इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को क्या अनिवार्य किया गया है, इसका मूल अधिकार दिया है कि मिलेगी। तो इसी में 51 में जो हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य जो कि मूल संविधान में नहीं थे, हमने इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर क्या है, भारतीय संविधान में शामिल किया है। तो अनुच्छेद 51A के तहत क्या है कि पालक है, जो बच्चों के पालक है, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो क्या उन्हें निश्चित रूप से क्या उनका कर्तव्य है कि वो क्या उन्हें स्कूल में शिक्षा के लिए भेजे। तो इसलिए अनुच्छेद 21 के समान ही कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A के। हमारा अगला प्रश्न है, किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना होगा। तो हमने अभी बात की जो हमारे मौलिक कर्तव्य, इसी में कौन से, अनुच्छेद 51A के ए में क्या दिया गया है कि हम किसका सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के हमारे प्रतीकों का सम्मान करें। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्ती नहीं है। अर्थात जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, अर्थात जो भाग 4
भाग 4 के अंतर्गत जो भी लिखे हुए हैं, जो भी नियम कानून या जो भी सुविधाएं लिखी हुई हैं, इनके विरुद्ध हम कहाँ नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। ऐसा कौन सा अनुच्छेद 37 बोलता है, कौन सा अनुच्छेद 37 कहता है कि उनके न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते नीति निर्देशक तत्वों के आधार पे कि ये सरकार इन्हें लागू नहीं कर रही है। ये सरकार की क्या इच्छा पर निर्भर करता है। जब सरकार के पास संसाधन होंगे और जब सरकार में सामर्थ्य होगा, तब जो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो नियम लिखे हुए या जो भी गाइडलाइन लिखी है, जो भी सिद्धांत लिखे हुए, इनका पालन करेगी सरकार। तो ऐसे ही और अन्य प्रश्न हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये प्रश्न और इसकी व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।